नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर SIR की। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज का? तो मतदाता सूची का। मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है, गहन पुनरीक्षण इसे चुनाव आयोग कह रही है। चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण कर लिया। अब वोटर लिस्ट का प्राथमिक प्रकाशन हो गया। प्राथमिक प्रकाशन के बाद सबसे पहला हमला तेजस्वी यादव की तरफ से हुआ और राहुल गांधी की तरफ से हुआ। दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, एक नैरेटिव तैयार किया जाता है। चुनावी राजनीति में पता है चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कुछ सच होता है, कुछ मिर्च मसाला होता है, ऐसा चलता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा नाम ही निकाल दिया गया है। अब चुनाव आयोग का बयान आ गया उस पर कि भाई हमने जो 65 लाख को निकाला है उसमें क्या आप क्या चाहते हैं कि 18 लाख 22 लाख जो लोग बिहार से बाहर चले गए, जिनका निधन हो गया, क्या उनको भी शामिल कर लें? तो ऐसे कई सवाल के जवाब चुनाव आयोग दे रहा है। कुछ सवालों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी दे रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से निकाल दिया गया है। अब चुनाव आयोग आ गई बयान देने के लिए सामने। पटना के डीएम भी आ गए सामने। यहां तक कि पटना का एसडीओ ने नोटिस भी कर दिया है तेजस्वी यादव को कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं। यहां तक तेजस्वी यादव को नोटिस दिया गया है कि आपने फर्जी मतदाता पहचान पत्र कैसे बना लिया। चूंकि तेजस्वी यादव के पास से दो मतदाता पहचान पत्र पकड़े गए, ईपिक नंबर पकड़े गए, तो दूसरा ईपिक नंबर जो है उसके बारे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ये तो फर्जी बनाया हुआ है, तेजस्वी यादव का फर्जी है, तो इसके ऊपर FIR होना चाहिए। एक वकील राजीव रंजन नाम के हैं, दीघा थाना के रहने वाले हैं, उन्होंने FIR भी कर दिया है, जिसकी पुष्टि दीघा थाना के थानेदार संतोष कुमार सिंह ने भी कर दिया है। तो ये SIR का जो मुद्दा है, लग ऐसा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी SIR के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई जो खामियां इस SIR के माध्यम से उजागर हुई है कि ये रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद भी इसके अंदर भी कई जगह से ऐसी सूचना आ रही है कि कई मृत लोगों के नाम अब तक इस मतदाता सूची में शामिल ही हैं। उनके परिजन कह रहे हैं कि उनके पास कोई BLO आया ही नहीं। एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार की जहां के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसके पास BLO नहीं पहुंचा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे पास भी BLO नहीं पहुंचा है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं उस कॉलोनी के एक भी घर में BLO नहीं गया है। तो आज का सवाल है कि तेजस्वी जी जैसे आज आप आरोप लगा रहे हैं कि BLO कहीं गया नहीं है, अपने कार्यालय में बैठकर या मतदान केंद्र पर बैठकर ही उसने सूची तैयार कर लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा ही खेल जातिगत सर्वेक्षण के दौरान हुआ था? ये जो जातिगत सर्वेक्षण भी जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने करवाया था, थोड़ा पता कीजिए मित्रों कि क्या उस दौरान मतदाता जातिगत सर्वेक्षण के दौरान आपके यहां जो जाति का और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, क्या उस समय में सरकारी कर्मचारी आपके पास पहुंचे थे? आप सभी से आग्रह है कि आप लिखिएगा जरूर, ठीक है, कि आपके यहां क्या उस दौरान जातिगत, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण के लिए क्या सरकारी कर्मचारी आपके यहां पहुंचे थे? क्या अभी कोई BLO आपके घर पे पहुंचा है? इन दोनों प्रश्न का जवाब आप जोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरा जो मानना है उसका भी मुझे विश्वास हो पाएगा कि मैं जो दावा कर रहा हूं वो दावा में कितनी सच्चाई है। क्योंकि हमारे दर्शकों की कोई जाति नहीं है। हमें पता नहीं कि हमारे साथ जितने दर्शक जुड़ते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, वो किन जातियों से आते हैं। तो जब हम आपका मत आता है, तो अगर मान लीजिए हमारे किसी वीडियो पर 100 लोगों का कमेंट आया, तो उस कमेंट में अगर आप 50 लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास BLO आया, 50 लोग कहते हैं कि BLO नहीं आया, तो हम ये मानकर चलेंगे ना कि 50 घर में ही BLO गए, 50% के यहाँ गया।
अगर 90% लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास BLO नहीं आया, इसका मतलब हम मानेंगे कि बिहार में 90% लोग, चूंकि हमारे यहाँ हमारे जो दर्शक है वो हर जाति के हैं, हर धर्म के मानने वाले हैं। हमने तो कोई जाति के आधार पर दर्शकों का और सब्सक्राइबर का कोई ग्रुप नहीं तैयार किया है। लेकिन जो प्रत्यक्ष समाज में रहने के दौरान, बिहार के नागरिक होने के नाते, बिहार का मतदाता होने के नाते जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया और अपने नाते रिश्तेदारों, मित्रों, मोहल्ले वालों, गांव वालों से पूछकर जो रिपोर्ट मैंने तैयार किया है, उसके माध्यम से मैं जो ये दावा कर सकता हूं कि जिस प्रकार का खेला इस बार BLO ने किया है चुनाव आयोग के साथ, वही खेला जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने करवाई, वही खेला उस समय में भी हुआ था। उस समय में भी ये खेला मात्र 15 दिन की। आज बिहार के कई राजनीतिक दल इस सवाल उठा रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कैसे संभव है। मैं आज उन राजनीतिक दल के नेताओं से यह सवाल करता हूं कि बताइए 15 दिन के अंदर में कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों ने कर लिया था जातिगत सर्वेक्षण के नाम पर? कैसे यह आंकड़ा निकाल दिया था कि 18% मुसलमानों की आबादी है, 14% यादव जाति की आबादी है और 4% कुशवाहा जाति की आबादी है। इसी तरीके से पासवान समाज का इतना आबादी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वो औसत नहीं रहा होगा, हो सकता है उससे 1% किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो, ये अलग विषय है। मैं प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं। मैं कोई आंकड़ों पर सवाल नहीं उठा रहा, ना मैं मतदाता सूची के आंकड़ों पर सवाल उठा रहा हूं, ना मैं जातिगत सर्वेक्षण और जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आंकड़ों पर मैं सवाल उठा रहा हूं। मैं केवल सवाल यह कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मतदान केंद्र के अंदर बैठकर BLO ने अधिकतर पंचायतों में मतदाता सूची का निर्माण कर लिया है, क्या वही खेल जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान नहीं किया गया था? आज अगर चुनाव आयोग की इस उपेक्षा के लिए, गलती के लिए या कुकर्म के लिए या पाप के लिए अगर आज आप केंद्र की सरकार को दोषी ठहराएंगे, तो वैसे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं बनती। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मानता हूं कि जैसे TN सेशन कांग्रेस के आदमी थे, जैसे MS गिल कांग्रेस के आदमी थे, जैसे JM लिंदो कांग्रेस के आदमी थे, जैसे नवीन चावला कांग्रेस के आदमी थे, वैसे ही मैं मानने को तैयार हूं कि ज्ञानेश्वर नरेंद्र मोदी के आदमी है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही सब काम किया होगा, मैं मानने को तैयार हूं। हमको मान लेना चाहिए कि सरकार का प्रभाव होगा चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के इशारे पर, सरकार के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रही होगी। तो फिर यह बताया जाए आज कि जातिगत सर्वेक्षण के दौर में जब 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट तैयार करके सौंप दिया गया था, उस समय में भी लाखों लोग बता रहे थे कि मेरे घर पे कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आया मेरी जाति पूछने के लिए, मेरा आय पूछने के लिए, मेरा घर अपना है या नहीं है, मेरा कच्चा घर है या मेरा पक्का घर है, मेरा 1 मंजिला मकान है कि मेरा 4 मंजिला मकान है, मैं किराए पे रहता हूं या मैं अपना मकान में रहता हूं, मेरा पक्का है या कच्चा है। तो फिर आज क्यों आप चिल्लपो मचा रहे हैं? मित्रों, मैं ये समझाना चाहता हूं केवल कि दरअसल समस्या चुनाव आयोग में नहीं है, दरअसल राजनीतिक दलों में भी नहीं है। समस्या दरअसल ईमानदारी की है। न चुनाव आयोग का काम करते समय BLO ईमानदार है, न बिहार का सांख्यिकी बिहार का जिस विभाग ने ये जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण किया, उसके काम को करने वाले जो कर्मचारी थे वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं दर्शकों केवल कि बात नीति की नहीं है, बात नीयत की है। नीयत में खोट है, नीयत में, चाहे वो पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो जो आज BLO के रूप में काम कर रहे हैं और वो कब उस जमाने में जातिगत सर्वेक्षण के दौरान वो काम कर रहे थे। नीयत में दोष है।
उस समय भी बेईमानी थी, आज भी बेईमानी है, काम ही नहीं किया है। घर बैठकर, टेबल पर बैठकर जातियों का आंकड़ा दे दिया गया था। उसी तरीके से आज मतदाता सूची का पुनरीक्षण अपने कार्यालय में बैठकर, ऑफिस में बैठकर कर लिया गया है। यह समस्या है। और लोकतंत्र में एक बात याद रखिए, कहा जाता है पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता में जो लोग भी हैं, चाहे सत्ता में नरेंद्र मोदी हो, सत्ता में राहुल गांधी हो, सत्ता में तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, भ्रष्ट होंगे। इस पर नियंत्रण रखना जनता का काम है, पत्रकारिता का काम है। पत्रकारिता को ईमानदार रखिए। पत्रकारिता न रवीश कुमार वाली ठीक है, न सुधीर चौधरी वाली ठीक है। दोनों के दोनों बिके हुए लोग होते हैं। पत्रकारिता का काम है हर राजनेता के अंदर जो गुण है तो गुण का प्रचार किया जाए, अवगुण है तो आईना दिखाया जाए। यह पत्रकारिता का काम है। पत्रकारिता कभी भी पक्षपात नहीं कर सकती। पत्रकारिता को हर वक्त निष्पक्ष होना चाहिए। दुर्भाग्य है अपने देश में कि पत्रकारिता ही निष्पक्ष नहीं है। अधिकतर लोग या तो अलग अलग दलों के पक्ष में नैरेटिव तैयार करते हैं। मैंने उदाहरण के लिए केवल 2 नाम लिया था, प्रायः ऐसे सभी लोग हैं। और स्थिति इतनी विकट है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी जब मैं कोशिश करता हूं कि नहीं मैं पूरा निष्पक्ष रहूं, निरपेक्ष रहूं, तब भी मेरे एक वीडियो में अगर मैंने किसी में राहुल गांधी की प्रशंसा कर दी तो लोग कहते हैं कि आप तो कांग्रेस के पक्ष में हैं, आप तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी तो लोग कहने लगते हैं कि आप गोदी मीडिया हो गए। ठीक है, कभी किसी मुद्दे पर अगर जाति के आधार पर बात कर दिया तो लोग मेरी जाति से मुझे तौलने लगते हैं। दिक्कत यहां है कि हमने मतलब पत्रकारों ने भी पत्रकारिता में की अपनी पहचान मिटाकर जो दूसरा व्यक्तिगत पहचान है उसको ज्यादा घुसेड़ दिया है। अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर जब हम राजनीति को और समाज को देखना शुरू कर देते हैं तो वहां से पत्रकारिता खत्म हो जाती है। तो आज यही हो रहा है। दरअसल इसीलिए मैंने केवल पत्रकारिता पर भी मुझे इसलिए आना पड़ा जिससे कि मैं इन दोनों विषय में जो समानता है, चाहे वो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ हो बिहार का या फिर आज मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, के पीछे कारण एक है। यही बात मैं अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद और कोई आपको समझाएगा नहीं ये बात, क्योंकि वहां तो सबको चाहिए व्यूज, सनसनी पैदा करना है। हर एक दूसरे को गाली केवल देगा। नहीं, पत्रकारिता का काम है। अगर राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी की प्रशंसा कीजिए। राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, राहुल गांधी का कान ऐठिए। वही नियम लागू होगा नरेंद्र मोदी पर भी, वही नियम लागू होगा नीतीश कुमार पर भी, वही तेजस्वी यादव पर भी, वही योगी आदित्यनाथ पर भी, वही अखिलेश यादव पर भी। एक चश्मा होता है पत्रकारिता का। राजनीति का चश्मा हर राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं के अनुसार देखेगा, लेकिन पत्रकारिता सबका एक नजर से देखेगा। पत्रकारिता की नजर से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसका काम है समाज, जो लोकतंत्र के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उन पर नियंत्रण करना। नियंत्रण सच के साथ, झूठ के साथ नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।